हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमने पीरियोडिक टेबल तक का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी यूनिट में अगला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। क्या बोला नाम? एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। जैसे कि नाम से ही समझ आता है भाई एटम के लिए रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? मान लो सर्कल की बात करनी है तो सर्कल के सेंटर से लेकर के उसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो कुछ एटम भी स्फेरिकल शेप में वैसा ही होता है। तो कोई एटम लिया बच्चों, उसके सेंटर में क्या न्यूक्लियस है और ऐसे चारों तरफ क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लिया बच्चों ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एटम में नहीं है। इसके बाद ही मान सकते हो आप इलेक्ट्रॉन होता। तो इस एग्जांपल में फ़िलहाल मान लिया बच्चों ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम में उसके सेंटर से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में उसके सेंटर से लेके उसके न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या बोला जाता है बच्चों? एटॉमिक रेडियस। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट शेल या इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चों छोटी छोटी बातें देखते हैं जिनसे ये पता लगेगा कि एटॉमिक रेडियस को मापने में, उसकी मेजरमेंट में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। पहली तो सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है ना, माइक्रोस्कोप से देखते इतना छोटा है कि। तो एटम इतना छोटा है तो उसके रेडियस की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। तो इतनी छोटी वैल्यू को छोटे एटम के अंदर एक्यूरेटली बताना एक बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, एटम्स ग्रुप में मिलते हैं। एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे एटम से जुड़ा होता है। तो जैसे बच्चों मान लो, मैंने लिखा ना यहाँ पे, मान लो ये एटम, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ, ये वाला एटम दूसरे से जुड़ा हुआ है, कंबाइन फॉर्म में है। आप रेडियस बताते हैं ऐसे, तो क्लियरली नहीं पता चल पाता कि कौन से एटम का रेडियस। ये कोई एटम ग्रुप में मिलता है, इंडिविजुअल एटम की रेडियस उसमें से छांट करके बताना, एक एटम की रेडियस बताना क्लियर, ये नहीं हो पाता है पॉसिबल। ये दो डिफिकल्टीज आती है, इनके बाद भी इसकी मेजरमेंट की जाती है। तो पहले इन दोनों बातों को लिखते हैं। एटम इज ए स्मॉल पार्टिकल, इसलिए क्या बोलेंगे? सो इट्स रेडियस इज, क्या होगा? इसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा। इस वजह से ड्यू टू दिस क्या रहता है? मुश्किल रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इट, इसको मापना क्या रहता है बच्चों? मुश्किल रहता है। दूसरी बात बताइए मैंने, एटम्स कैसे पाए जाते हैं? एग्जिस्ट इन ग्रुप, इसलिए बच्चों ग्रुप के अंदर, सो इन ग्रुप, ये मुश्किल होगा। इट इज डिफिकल्ट टू टेल अबाउट द रेडियस ऑफ, सिंगल एटम के रेडियस को बताना क्या होता है? मुश्किल होता है। इनके बाद भी इसको मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। अब देखते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस के टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। तो तीन टाइप का होता है बच्चों एटॉमिक रेडियस। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है वैन डेर वाल रेडियस, और तीसरा होता है आपका मेटेलिक रेडियस। तो बच्चों पहले टाइप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? कोवेलेंट रेडियस।
नाम से ध्यान है ना, कोवलेंट। तो आपने सुना होगा कभी कोवलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बराबर बराबर शेयरिंग से बनता है, उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम। दो एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, उनके सेंटर का डिस्टेंस लो और उसका आधा कर दो। दो एटम्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, उनके सेंटर का डिस्टेंस लेके इसको आधा कर दो। जो ये आधी वैल्यू आएगी, हाफ वैल्यू आएगी, इसी को बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। तो क्या है बच्चों ये? इट इज 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड, दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए एटम्स के बीच में। ठीक है, इसको डायग्राम से भी समझते हैं इसी बात को। क्या है ये एक एटम लिया, इसने ओवरलैप करके बच्चों दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया। एक एटम, ये दूसरा एटम, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी, यानी एक दूसरे को कवर किया, एक दूसरे के अंदर समा गए, और इन्होंने आपस में जुड़ करके क्या बना लिया? कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा है इन दोनों एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, ले लिया, और उस डिस्टेंस का क्या करना है बच्चों? हाफ करना है, आधा करना है। इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद ये जो वैल्यू आ गई बच्चों रेडियस की, ये क्या है बच्चों? एटम के लिए कोवलेंट रेडियस। ठीक है, पहला रेडियस। अभी बात करते हैं दूसरे टाइप के रेडियस की। दूसरे टाइप का रेडियस है बच्चों, नाम है इसका वैन डर वाल रेडियस। तो पहले एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे आएंगे। यहाँ मैंने दो एटम बनाए, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है। इनको मैंने दूर दूर बनाया है। इसका मतलब क्या? हमने दो ऐसे एटम्स लिए जिन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, जो आपस में बॉन्ड बना के नहीं जुड़े हुए। इन एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस लिया, इन एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस लिया और उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया, ये कर दिया हाफ। एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेके क्या कर दिया बच्चों? उसको हाफ कर दिया। फिर ये जो रेडियस आ गया, इसी को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। यानी दो ऐसे एटम लेने जिन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया, उनके सेंटर का डिस्टेंस लेना और उस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। जो रेडियस आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसको बोल देंगे वैन डर वाल रेडियस। तो क्या डेफिनेशन होगी बच्चों इसकी? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। अब अगली बात है बच्चों, दो तरह की रेडियस पढ़ ली आपने, इनको कंपेयर करना हो कि दोनों में से कौन सी रेडियस स्मॉलर है और कौन सी रेडियस लार्जर है, तो उसको आप कंपेयर करके कैसे बता सकते हैं? उसको एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ कोवलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस, दोनों तरह के रेडियस का क्या बच्चों? कंपैरिजन। तो आप कंपैरिजन इनका स्ट्रक्चर डायग्राम देखकर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं बड़ी आसानी से। देखें कैसे। कोवलेंट रेडियस में जब एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी एक दूसरे को काफ़ी हद तक जुड़ करके कवर कर लेते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस अपने आप छोटी आ जाएगी, स्मॉल आ जाएगी। वैन डर वाल रेडियस वाले एटम्स क्या हैं? वो तो जुड़े ही नहीं हैं, वो तो एक दूसरे से दूर दूर है। दूर दूर है तो इनमें क्या है? गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है तो रेडियस क्या आएगी? अपने आप लार्ज आएगी। समझ आया?
वंडरवाल रेडियस वाले जो एटम्स की बात करें तो जुड़े ही नहीं है ना, तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, इसलिए रेडियस लार्जर आएगी। ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, गैप ही नहीं है, एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं, ओवरलैप किया हुआ है, बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए गैप कम होने की वजह से रेडियस यहाँ स्मॉल आएगी। तो क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन वंडरवाल रेडियस क्यों ऐसा, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई, कैसे बना, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए क्या है, सो डिस्टेंस बिटवीन, या सीधे लिख लो एटम्स के एक दूसरे के पास पास हैं, सो एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए रेडियस क्या हो गई, छोटी हो गई। लेकिन क्या बोलेंगे बच्चों, बट इन वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस में क्या है, एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बट इन वंडरवाल रेडियस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर हैं, सो दे आर, क्या बोल देंगे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर है वो, और उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है या गैप भी ज़्यादा है, एंड दे हैव लार्ज गैप, जब इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो रेडियस अपने आप क्या आ जाएगी, लार्ज आ जाएगी। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे टाइप के रेडियस पे, जिसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। दो मेटल के एटम लेने हैं जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना करके, किसी मेटेलिक लैटिस के अंदर। मेटेलिक लैटिस समझते हैं पहले, मेटेलिक लैटिस क्या बच्चों, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो ऐसे बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को बोलते हैं मेटेलिक लैटिस। उस लैटिस में मेटल आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड बना करके, उस ग्रुप में, उस लैटिस में मेटल जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो जब दो एटम आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना करके जुड़ जाएं तो उन दो एटम्स के, दो मेटल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना। जब दो मेटल आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना करके जुड़ जाएं, एक मेटल का दूसरे मेटल से बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होता है, जुड़ जाएं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस लेके हाफ कर देना, जो रेडियस आएगी उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक लैटिस क्या है, मेटल के पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को बोलते हैं मेटेलिक लैटिस। तो देखते हैं इसको। तो बच्चों लिखते हैं मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन। ऐसा कुछ, ये मेटल दूसरे मेटल से जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको बोला हमने मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों मेटल के सेंटर का डिस्टेंस लेके जो वैल्यू हाफ कर देंगे, जो रेडियस आ जाएगी, उसी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेटेलिक रेडियस। तो लिखते हैं क्या ये, इट इज 1/2 of the distance between center of two metallic bonded atoms, between center of two metallic bonded atoms, मेटल मेटल का बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। फिर क्या बोला, कहाँ पे बच्चों, इन मेटेलिक लैटिस। ठीक है, मेटेलिक लैटिस क्या है बच्चों, मेटल का जो पॉजिटिव आयन है और जो उसके इलेक्ट्रॉन है
इन सब का ग्रुप इकट्ठा बन जाएगा तो उसको बोलते हैं मेटेलिक लैटिस। अब बच्चों आपने 3 तरह की रेडियस पढ़ ली। अगर तीनों में कंपेयर करना हो कि कौन सी स्मॉलर है, कौन सी रेडियस लार्जर है, कौन सी लार्जेस्ट है, तो आप तीनों का पिक्चर माइंड में बनाएंगे तो ध्यान में आएगा कि इनमें रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा बेटा। सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी? वंडरवाल रेडियस, क्योंकि एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, एटम बहुत दूर दूर है। उससे स्मॉल कौन सी होगी? मेटेलिक रेडियस। क्या है? इसमें 2 मेटल के एटम जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे में समाये हुए नहीं है, जस्ट वो जुड़े हुए हैं। और सबसे स्मॉल कौन सी रेडियस होगी बच्चों? कोवलेंट रेडियस। ये सबसे छोटी कैसे रेडियस है? क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं एटम, तो बिल्कुल ही पास पास आ जाते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए कोवलेंट रेडियस के कंपेयर में यहाँ पे गैप ज़्यादा होगा। यहाँ बिल्कुल ही गैप नहीं, इसलिए सबसे स्मॉल है। मेटेलिक का एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं। ये कोवलेंट से लार्जर क्यों है? क्यों ऐसा? इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, 2 मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स, 2 जो मेटेलिक बॉन्डेड एटम हैं, 2 मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स डू नॉट, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, बस समाये होते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा इसमें देखने को मिलता है। तो बच्चों तीनों टाइप के रेडियस आपके कंप्लीट। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं बच्चों ये जो मेटेलिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है या वंडरवाल रेडियस है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कौन से फैक्टर्स इनकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, कौन से फैक्टर डिक्रीज करते हैं, उनको एक बार हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को, रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इस कैटेगरी में बच्चों पहला फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। इसको बड़े ध्यान से समझना आपने, ये यहाँ तो काम आएगा +1 में, जहाँ भी आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें, आगे बच्चों +2 में भी बहुत काम आने वाला है और बहुत ही आसान है, इसलिए इसको ध्यान से आपने समझना। 2 वर्ड है ना, पहला वर्ड है न्यूक्लियर, इससे याद करना बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसी की बात करेंगे, न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं उसकी बात नहीं करेंगे। कुल मिला के यहाँ बात किसकी बच्चों? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की। तो क्या बात है उसको देखते हैं। जैसे बच्चों हमने एटम बनाया, ये इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों? अपने पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हुए, पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हुए लास्ट वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स लगा के। न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हुए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। जितनी फोर्स के साथ न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, बिटवीन, दोबारा से, force of attraction between nucleus and the outermost electron, last electron, is called nuclear charge। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या है बच्चों? ये it is force of attraction between nucleus एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों इसका एटॉमिक रेडियस से क्या लेना देना है वो एक बार थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे डेफिनेशन के हिसाब से एटॉमिक रेडियस ये ना बेटा, एटम के सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है। लेकिन अभी न्यूक्लियर चार्ज लगा तो इस न्यूक्लियस से इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इधर पकड़ के इसको खींचा, तो खींचेगा तो बेटा आगे सरकेगा,
ये जहाँ भी था उससे पहले से क्या हो जाएगा, आगे सरक जाएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मैंने उसको खींचा तो मेरी तरफ आएगा ना, तो जहाँ पहले था उसके कंपेयर में मेरी तरफ और क्लोज हो गया ना, तो बेटा ये सरक के इधर आ गया। तो अब रेडियस क्या मानी जाएगी, एटम के सेंटर से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरक के आ जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पहले से छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट हो जाएगा, शेल भी आ जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के पास, इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का गैप कम हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या बोल देंगे बच्चों यहाँ से हम, ये बात आपको समझनी है, ध्यान देनी है यहाँ से कि एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन है, कि अगर न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऐसा बोल देंगे बच्चों यहाँ से सीधे सीधे कि एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस इज क्या बोल देंगे हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। किसी को कोई डाउट, सिंपल है। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो समझ आ गया कि एटॉमिक रेडियस पर न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज कब ज़्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ कब ज़्यादा हो सकती है, कब कम हो सकती है, उसको देखते हैं। बड़ा सिंपल है, उसको देखना। कुल मिला के बच्चों देखा ना आपने, ये पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मान लिया बच्चों यहाँ प्लस का एक चार्ज है, तो अट्रैक्शन एक बार करेगा अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर प्लस का 2 चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा, 2 हो गए। अगर बच्चों चार्ज हो गया प्लस का 3, पावर और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। ऐसे प्लस का चार्ज आ गया 4, तो पावर और ज़्यादा, अट्रैक्शन और ज़्यादा। चार्ज आ गया 5, तो एकदम पावर ज़्यादा, अट्रैक्शन और ज़्यादा। यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियस पे, तो अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ये बात समझ आई। न्यूक्लियस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। मेरी बात दोबारा से मैं अपने रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या, प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों सीधे सीधे एक लाइन के अंदर कि न्यूक्लियर चार्ज, बड़ा ध्यान से समझना आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। ये 2 बातें हैं बस। न्यूक्लियर चार्ज रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला फैक्टर पूरा। दूसरा फैक्टर बच्चों इसका भाई है, इसको बोलते हैं बच्चों शील्डिंग, या इसका दूसरा नाम है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नाम से ये समझ आता है कि है क्या। तो बच्चों शील्ड का मतलब होता है बचाना, गोल्ड मेडल भी होता है शील्ड, यहाँ क्या मतलब बचाना। जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो पे विलन गोली चलाता है, बीच में हीरो का दोस्त आता है, गोली हीरो के दोस्त को लगती है, हीरो बचता है, यानी कि हीरो के दोस्त ने उसको शील्ड किया, बचाया। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, मोबाइल के ऊपर हम लगवाते हैं ना स्क्रीन गार्ड, वो मोबाइल की स्क्रीन को बचाने वाला गार्ड स्क्रीन गार्ड है। तो यहाँ कुल मिला के बचाने वाले की बात है। आप कहोगे सर कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, कौन बचा रहा है, क्या है ये बताता हूँ। कौन किसको मारता है, कौन किसको बचाता है इलेक्ट्रॉन के केस में। अभी अभी बच्चों आपने पढ़ा ऐसा, ये एटम का न्यूक्लियस, ये इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको बेटा न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा ना। न्यूक्लियस इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इस अंदर वाले शेल्स के अंदर भी हैं, ये जितने भी हैं सब, ये है ना। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियस भाई तेरे को लास्ट वाले को खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हम तेरे को इधर अट्रैक्ट होने से बचाएंगे। ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन सारे क्या कहते हैं कि तेरे को बेटा न्यूक्लियस खींच रहा है इधर, हम तेरे को अट्रैक्ट होने से, इधर जाने से बचाएंगे। बचाने के लिए क्या करते हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये सारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं सब बचाने के लिए, और क्या करते हैं सब अपने नेगेटिव चार्ज का यूज़ करते हुए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देते हैं, रिपेल कर देते हैं, और ये अट्रैक्ट होने से बच जाता है, ऐसे इधर भाग जाता है। तो इन्होंने इसको इधर धक्का दे के बचाया
इसी को बोला है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी बच्चों क्या है, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से बचाने वाला इफेक्ट है। यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगा बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं, रिपेल करते हैं, उसको बोला बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। तो किया ना शील्ड, इधर आने से बचाया इसने। लिखते हैं इसको, क्या बच्चों ये, इट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज इसलिए रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स ऑन, कहाँ पे बच्चों, आउटर मोस्ट शेल। हो गया ये बचना बचाना। अब इसका एटॉमिक रेडियस में क्या रोल है, आपने पढ़ा बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या है, इस एटम के सेंटर से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, तो ये बेटा रिपेल होके जहाँ पहले था थोड़ा उससे आगे सरक गया, ये आगे सरक करके, ये मैं थोड़ा लाइन को डार्क कर देता हूँ, जहाँ पहले था उससे आगे सरक गया ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। बढ़ गया क्या मतलब, रेडियस भी इंक्रीज हो गई। पहले यहाँ तक था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक रेडियस थी बच्चों, इन्होंने रिपेल किया, शील्डिंग इफेक्ट लगाया, सरक के आगे चला गया रिपेल होके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ गया, तो रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी क्या समझ आया कि शील्डिंग इफेक्ट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक देता है, दूर भेज देता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हमेशा शील्डिंग इफेक्ट से बच्चों इंक्रीज होती है। तो इस बात को यहाँ लिखेंगे क्या, एक लाइन में बच्चों, कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। इसको बड़े ध्यान से समझना आपने, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब थोड़ा दिमाग और लगाते हैं, जैसे आपने देखा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, तो ऐसे बच्चों सोचना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा कब हो सकता है, समझेंगे। जैसे यहाँ पे कितने इनर सेल लिए मैंने, 1 2 3 4, 4 इनर सेल के इलेक्ट्रॉन मिलके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं रिपेल करने के लिए। अगर मान लिया बच्चों 5 इनर सेल आ जाए, तो 5 के इलेक्ट्रॉन अपनी ताकत लगाएंगे रिपेल करने के लिए, ज़्यादा लगेगी ना ताकत उनकी, 5 के हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे बच्चों इनर सेल 6 आ जाए, तो 6 के इलेक्ट्रॉन अपनी ताकत लगाएंगे, धक्का देने में, रिपेल करने में ताकत और ज़्यादा लगेगी। ऐसे इनर सेल बच्चों 7 आ गए, तो 7 के इलेक्ट्रॉन अब रिपेल करने में ताकत लगाएंगे, ताकत ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा धक्का देंगे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट कब ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ इनर सेल्स ज़्यादा होंगे। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर सेल्स। इस बात को लिख लेते हैं। क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला मैंने बच्चों, नंबर ऑफ इनर सेल्स। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर सेल्स। यानी बच्चों देखो, आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, न्यूक्लियर चार्ज रेडियस को डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू सीधे सीधे एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। शील्डिंग इफेक्ट रेडियस को इंक्रीज करेगा और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, नंबर ऑफ इनर सेल्स पे। एक तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, आपने कहीं पढ़ना हो बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको ऐसा लिखते हैं जेड इफेक्टिव। जेड न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल है, साथ में इफेक्टिव जोड़ दिया, यानी कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव लगा। सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज तो लगता ही है, उसको कौन कम करता है, उसकी वैल्यू को कौन डिक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट। यानी न्यूक्लियर चार्ज की नेट वैल्यू में से शील्डिंग इफेक्ट ने जितना उसको डिक्रीज किया, डिक्रीज होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज आ गया बच्चों,
उसी का नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की नेट वैल्यू को जितना शिल्डिंग इफेक्ट ने डिक्रीज किया, उसके बाद जो न्यूक्लियर चार्ज आया बचा, उस रिमेनिंग वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी बोल देंगे यहाँ पे बच्चों क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है अट्रैक्शन, और रिपल्सन जो उसको डिक्रीज कर रहा है माइनस शील्डिंग इफेक्ट, ऐसा करके बेटा माइनस शील्डिंग इफेक्ट। एक चीज और इसी में, शील्डिंग इफेक्ट अगर हम ऑर्बिटल वाइज बात करेंगे तो s के ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, p के ऑर्बिटल का उससे कम होता है, d के ऑर्बिटल का उससे कम होता है, f के ऑर्बिटल का सबसे कम होता है। ऐसा शेप की वजह से होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, d और f के ऑर्बिटल अगर कहीं इनर शेल्स के अंदर आते हैं तो उनकी शेप ऐसी होती है कि वो रिपल्सन नहीं शो कर पाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट उनका बहुत कम लगता है। तो इसको लिख देंगे बेटा अलग से, ड्यू टू देयर शेप, अपनी शेप की वजह से D एंड F ऑर्बिटल्स हैव क्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। D और F के ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यहाँ तक का बच्चों काम पूरा। अब आपने दोनों फैक्टर देख लिए, अब इनके बेस पे देखते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन होगा। यानी हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे तो क्या वेरिएशन होगा, रेडियस डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ऐसे अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे अलोंग द पीरियड तो रेडियस का क्या वेरिएशन होगा, वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये बात समझते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या रेडियाई कहाँ पे, इन पीरियोडिक टेबल, किसी भी रेडियस का वेरिएशन। पहला बच्चों इसको देखते हैं, जब हम किसी पीरियड के लॉन्ग चलते हैं, अलोंग द पीरियड। तो बच्चों समझने के लिए मैं फर्स्ट पीरियड को लिखता हूँ। हाइड्रोजन होता है, इधर क्या बेटा हीलियम है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है। और भी किसी पीरियड को लिख के चेक कर लो आप, जैसे बेटा सेकंड पीरियड लिख दिया मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखो बेटा यहाँ भी क्या है, अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, किसी भी पीरियड में चलने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, पढ़ाया था इससे पहले। और अगर बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। दो बातें बस, अलोंग द पीरियड चलने पर क्या इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर, उससे क्या इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस। यही लिखना है बेटा, लिखते हैं इसको। तो क्या बोल देंगे, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसके साथ, विद इंक्रीज इन क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर। इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होगी बेटा, यहाँ पे एटम्स की एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ऐसा ये ट्रेंड चलता है, बिल्कुल चलता है। इसका बच्चों एक एक्सेप्शन है, यानी जो इस ट्रेंड से थोड़ा सा हटके है, अलग है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शंस हैं। बच्चों ये सेकंड पीरियड वाला उठा लिया एलिमेंट, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। जैसा मैंने पढ़ाया बच्चों ट्रेंड के हिसाब से,
सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में रेडियस डिक्रीज होगी और ऑक्सीजन से फ्लोरीन में भी डिक्रीज होगी, लेकिन होता थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है। क्या है, क्या होता है बेटा? एटॉमिक रेडियस, लिखता हूँ पहले फिर समझाता हूँ, ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन, बड़ी है, लार्ज है, किससे? नाइट्रोजन से। होना चाहिए स्मॉल ना, है लार्ज। क्यों है बच्चों? अभी बताते हैं आपको। बिकॉज एक बार नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, 1s फुली फिल्ड है बच्चों, 2s भी फुली फिल्ड है। एक बार मैं 2p को लिखता हूँ, ये फुली फिल्ड नहीं है। p के 3 ऑर्बिटल px py pz, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। बात करते हैं ऑक्सीजन की बच्चों, 1s2 2s2 2p4, यहाँ भी नाइट्रोजन की तरह 1s फुली फिल्ड है, 2s फुली फिल्ड है, 2p4 फुली फिल्ड नहीं है। थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। 3 ऑर्बिटल बच्चों ऐसे ही px py और pz, 4 इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गया। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, धक्का देते हैं। ऐसा होने की वजह से ऑक्सीजन का एटम एक्सपैंड हो जाता है। मान लो बेटा इतना से फैल गया तो साइज बड़ा हो गया, तो जिस एटम का साइज बड़ा हो गया रेडियस अपने आप बड़ी हो गई। आप कहेंगे सर न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज है, लेकिन जो ये रिपल्सन वाला फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को दबा देता है, ख़त्म कर देता है, वो अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है, साइज को बहुत बड़ा कर देता है। इसलिए ऑक्सीजन की रेडियस साइज एक्सपेंड होने की वजह से, रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन से लार्ज हो जाएगी, और एक्सपेंड होने वाला रिपल्सन वाला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव नहीं होने देता, उसको दबा देता है। आई बात समझ? इसको देखते हैं यहाँ पेयर्ड होने की वजह से। तो क्या बोलेंगे बच्चों? बिकॉज इन ऑक्सीजन वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इज प्रेजेंट। जो क्या शो करता है, ये जो क्या शो करते हैं, वी शो इलेक्ट्रॉनिक वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये बोलना चाहिए। विच शो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से बाई विच साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या होता है बेटा? एक्सपेंड हो जाता है। दिस रिपल्सन, ये जो रिपल्सन है ये किसको ख़त्म कर देता है? ओवरवेट कर देता है, ओवरवेट इसको। द वैल्यू ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को क्या कर देता है? ये ख़त्म कर देता है। इसलिए ऐसा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब कहोगे सर फ्लोरीन में क्या होगा? उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ बच्चों में। 9 है, 1s2 2s2 2p5 हो गया। 1s फुली फिल्ड है बच्चों, 2s फुली फिल्ड है, आ गया 2p। इसके इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5 हैं। यहाँ तो 2 जगह पेयरिंग है ना, ये भी रिपल्सन शो करते हैं, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इस एटॉमिक नंबर की वजह से इतना हैवी होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रिपल्सन वाले इस फैक्टर को इफेक्टिव नहीं होने दे पाता, यानी रिपल्सन की वजह से साइज एक्सपेंड नहीं हो पाता। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ हैवी रहता है, और न्यूक्लियर चार्ज हैवी रहता है तो इसलिए बच्चों ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से क्या हो जाता है आपका बच्चों? स्मॉल हो जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। इसको भी लिखेंगे एटॉमिक रेडियस, यहाँ ट्रेंड फॉलो होगा, एटॉमिक रिपल्सन होगा लेकिन कौन दबाएगा उसको? न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज
स्मॉलर देन ऑक्सीजन। क्यों ऐसा? बिकॉज क्या बोलेंगे यहाँ, इंक्रीज वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की जो इंक्रीज वैल्यू है वो क्या कर देता है बेटा, दबा देता है। ओवर वेट द इफेक्ट ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगता है, साइज को बड़ा करता है, उसको दबा देता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या बच्चों, रिपल्सन। ठीक है, यहां तक की कहानी। और एक बात और जोड़ूंगा इसमें बच्चों, ओवरऑल एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन और फ्लोरीन की नाइट्रोजन से बड़ी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी रिपल्सन लग रहा है और नाइट्रोजन में भी रिपल्सन लग रहा है। मैंने तो यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कंपेयर किया ना, लेकिन ओवरऑल देखेंगे बड़ी होनी चाहिए रेडियस इसकी, लेकिन इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दोनों में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से बड़ी होगी। ये भी लिखेंगे इसमें एक्सेप्शन में ही। ओवरऑल दोनों के लिए बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए, एटॉमिक रेडियस या रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ओवरऑल एटॉमिक रेडियस क्या बेटा, लार्जर है देन एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन। किस वजह से? क्योंकि दोनों में क्या लगता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहाँ क्या होगा बच्चों, साइज जो है वो इसका दोनों का नाइट्रोजन के कंपेयर में क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक चीज़ और बच्चों ऐसे एक्सेप्शन में देखिए, सबसे पहले सबसे लेफ्ट में ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते चलते बेटा 17 और 18। तो ऐसे आप चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, एक्सेप्शन छोड़ दिया बस, रेगुलर ट्रेंड तो ही चलता है। तो इस हिसाब से बच्चों ग्रुप 1 की एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट होनी चाहिए, और ऐसे डिक्रीज होते होते ग्रुप 18 की एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, है ना। लेकिन होता उल्टा है, ग्रुप 18 के लिए एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट होती है, नॉट फॉर ग्रुप 1, एक्सेप्शनल है ये भी। तो मान लो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, वाई एटॉमिक रेडियस फॉर ग्रुप 18 इज द लार्जेस्ट। तो सोचते हैं इसको। देखिए बच्चों, ग्रुप 18 का कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। अभी अभी यहाँ पढ़ाया मैंने, ऐसा होने की वजह से एटम का साइज एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। इतना है, बड़ा हो गया एटम, एटम का साइज एक्सपेंड हो गया बेटा, बड़ा हो गया, तो रेडियस अपने आप क्या हो गई उसकी, हाई हो गई, लार्जेस्ट हो गई, इंक्रीज हो गई। तो पहला लॉजिक, पहला रीजन क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देयर इज, क्या रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो क्या कर देगा, एटम के साइज को एक्सपेंड कर देगा, विच एक्सपेंड्स द साइज ऑफ एटम, और जिसकी वजह से क्या होगा, जब साइज बड़ा हो जाएगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बाय विच एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। दूसरा रीजन बच्चों, फुली फिल्ड है ना ये, तो बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, तो कौन सा रेडियस कंसिडर करेंगे इनके लिए, वंडर वाल। और बाकियों में या तो मेटेलिक होगा या कोवलेंट होगा बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स में, और आपने पढ़ा है इससे पहले कि वंडर वाल रेडियस इज द लार्जेस्ट। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से
इनके लिए हम बच्चों वंडर वाल रेडियस कंसिडर करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल टाइप्स ऑफ रेडियस। तो फॉर नोबल गैसेज वंडर वाल रेडियस इज कंसिडर्ड, किस वजह से? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। और जो कि क्या है बच्चों? विच इज द लार्जेस्ट अमंग, जितने भी टाइप की रेडियस हम देखते हैं, अमंग ऑल काइंड्स ऑफ रेडियस। तो अब दिमाग की बत्ती जलाएंगे बच्चों और ऐसा बोलेंगे एक लाइन के अंदर कि क्या ग्रुप 18 के लिए तो एटॉमिक रेडियस क्या है बच्चों? सबसे लार्जेस्ट। ये हेंस प्रूव हो गया। फिर सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट किसके लिए होगा? ग्रुप 1 के लिए सेकंड लार्जेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे चलते हुए ट्रेंड के हिसाब से डिक्रीज हुआ तो ग्रुप 17 के लिए क्या होगा बच्चों? एटॉमिक रेडियस आपका स्मॉलेस्ट। दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, पढ़ लिया कि ग्रुप 18 के लिए लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है इसलिए ग्रुप 1 के लिए है, और सबसे स्मॉलेस्ट डिक्रीज होते होते ग्रुप 17 के लिए। तो ऐसा बच्चों हमने देखा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन है, इंक्रीज है या बच्चों डिक्रीज है। तो बेटा है इसका वेरिएशन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको टॉप टू बॉटम चलना है। एक ग्रुप लिख करके मैं इस एग्जांपल को समझाता हूं। जैसे बेटा मैंने लिखा ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और भी एलिमेंट लिख लो चाहे, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भर दिया, एक ही शेल आएगा, यहाँ तक रेडियस हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 सेल आएंगे, 2 1। 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, सेल एक और बढ़ जाएगा, 2 8 1। 19 है, सेल एक और इंक्रीज हो जाएगा आपका। इसमें क्या होगा बेटा, और आगे बढ़ोगे तो सेल और इंक्रीज हो जाएगा। क्या ध्यान में आया, यहाँ आउटर मोस्ट सेल ये है, इसमें सेल क्या हो गया, एक बढ़ गया बेटा, रेडियस इसलिए इससे तो ज़्यादा हो गई। यहाँ सेल एक और इंक्रीज हो गया तो रेडियस और आगे जाना पड़ेगा, और इंक्रीज हो गई। यहाँ सेल और बढ़ गया बेटा एक और, यहाँ 2 सेल थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो डाउन द ग्रुप आते हुए नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सेल इंक्रीज होने का मतलब एटम के सेंटर और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए बच्चों डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। लिखते हैं इस बात को। तो एटॉमिक रेडियस ऐसा बोलेंगे बच्चों, क्या होगी हमेशा इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। कई बच्चे अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर देंगे इस पे, क्या कहेंगे कि सर डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। लेकिन सर आप तो लिख रहे इंक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं उस बात को समझाता हूँ। नो डाउट डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, लेकिन साथ के साथ बच्चों नंबर ऑफ इनर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ 1 इनर सेल है, यहाँ बेटा 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 आ जाएगा। इनर सेल इंक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, हर एक इनर सेल के साथ, 1 के साथ, यहाँ 2 के साथ, यहाँ 3 के साथ, यहाँ 5 के साथ। और अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, वो धक्का देगा, रेडियस को इंक्रीज करेगा।
और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो क्या होता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट इनर सेल इतने बढ़ जाते हैं 1 2 3 5 7 कि वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज को ओवरवेट कर देता है, दबा देता है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को इफेक्टिव नहीं होने देता है और अपने आप को इफेक्टिव कर देता है, मजबूत साबित कर देता है। तो शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव होने की वजह से एज ए नेट रिजल्ट एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मेरी बात समझ आई? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इनर सेल ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए वो न्यूक्लियर चार्ज को दबा देता है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो गया बेटा, मजबूत हो गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो क्योंकि लाठी और भैंस अब शील्डिंग इफेक्ट के पास है, इसलिए अपने हिसाब से क्या करता है, रेडियस को इंक्रीज करता है। तो लिखते हैं इस बात को, एक्सप्लेनेशन पूछे कोई तो ऐसा बता सकते हैं आप। डाउन द ग्रुप क्या बोलेंगे बेटा, बोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों, इंक्रीज होते हैं। बट इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट is more than increase in न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा है। किस वजह से, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इनर सेल्स की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ इनर सेल्स की वजह से। और ये क्या करेगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, दिस और वेट यानी दबा देगा, न्यूक्लियर चार्ज को दबा देगा, इसलिए और वेट द न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए बेटा क्या बोलेंगे, सो एज ए नेट रिजल्ट, यही बचा ना सर शील्डिंग इफेक्ट ताकतवर, सो एज ए नेट रिजल्ट, इसलिए नेट रिजल्ट के रूप में एटॉमिक रेडियस क्या होगी बेटा, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेट रिजल्ट एटॉमिक रेडियस आपकी जो होगी बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक बच्चों एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कंप्लीट है। ये हर एक ग्रुप के लिए वैलिड है, एक आधा कोई एक्सेप्शन होगा तो जब मैं ग्रुप वाइज डिटेल में पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो आपको समझा दूंगा। अब बच्चों एटॉमिक रेडियस का भाई है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब क्या है, अगला टॉपिक है आयन की रेडियस। तो आयन दो होते हैं बेटा, केटायन जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, दूसरा होता है एनायन जो इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है। तो जैसे एटम के लिए रेडियस है, सेम वैसे आयन के लिए रेडियस है कि बस एटम की जगह आयन आ जाएगा। किसी भी आयन के अंदर उसके सेंटर से लेकर के जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक का डिस्टेंस जैसे एटम में था वैसे ही। क्या बोला मैंने, किसी भी आयन में बेटा उसके सेंटर से लेकर के जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक का डिस्टेंस आयन के लिए क्या होता है, उसका आयनिक रेडियस। इसको भी तो लिखते हैं बच्चों आयनिक रेडियस। जैसे मान लिया बेटा कोई केटायन है, ये केटायन हो गया जी, यहाँ लिख दिया। तो इसके यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के जहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ तक का डिस्टेंस इसका क्या है, आयनिक रेडियस। कोई एनायन है, ये एनायन लिख दिया बेटा, तो इसके सेंटर से लेकर के जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बेटा, आयनिक रेडियस। तो लिखते हैं डेफिनेशन, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन, आयन के सेंटर से, सेम एटम वाला है, एटम की जगह आयन आ गया है, टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। अब बच्चों आयनिक रेडियस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, दोनों बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है वाई रेडियस ऑफ केटायन, केटायन मतलब
पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा के कैटायन बना है, उस एटम को बोला पेरेंट एटम। उस एटम से कैटायन की रेडियस स्मॉल क्यों होती है, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसके बेटा दो रीजन है। पहला रीजन, जैसे बेटा ये लिया मैंने सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखेंगे न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा और लास्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस हो गया। इससे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया, तो इसका कैटायन बन गया 10 इलेक्ट्रॉन 2 8, ये रेडियस हो गई। तो ये बेटा ओरिजिनल एटम पेरेंट एटम, ये कैटायन। तो क्या बोलेंगे, पहला रीजन, जब कई बार कैटायन बनता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ साथ जो शेल होता है वो भी रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ, रिमूवल के साथ साथ शेल भी रिमूव हो जाता है। इसलिए नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए रेडियस भी पहले से पेरेंट एटम से स्मॉल हो जाती है। देखिए बेटा, पेरेंट एटम में 3 शेल है, यहाँ तक रेडियस है, इसमें तो 2 ही शेल है, इसलिए रेडियस यहाँ तक है, डिस्टेंस कम, इसलिए रेडियस क्या है, स्मॉल है। लिखते हैं इस बात को, समटाइम्स क्या बोल देंगे, इन कैटायन, क्या बच्चों, विद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के साथ साथ शेल इज, शेल भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और ऐसा होने की वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन, क्या बच्चों, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज होने की वजह से रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन की रेडियस वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेडियस ऑफ कैटायन आल्सो क्या आ जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ये पहला रीजन है। इसी का दूसरा रीजन और देखते हैं, इससे अलग क्या हो सकता है बच्चों। एग्जांपल या दूसरा रीजन समझाने के लिए यहाँ पे पहले पेरेंट एटम की जगह मैग्नीशियम ले लिया बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 8 2, ये हो गया यहाँ तक रेडियस इसका। मान लिया बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम का रिमूव कर दिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव, कितने आ गए, 11। क्या बन गया इसका, 2 8 1। अब ये भी तो कैटायन है बच्चों, लेकिन यहाँ क्या है, शेल तो रिमूव नहीं हुआ। शेल रिमूव नहीं हुआ तो इसके बावजूद भी आप कहोगे सर 3 शेल यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कैटायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से स्मॉल है ना। तो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है, वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 12 ही होगा, बस इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ। तो एटॉमिक नंबर 12 यानी प्रोटॉन भी बेटा 12 है, न्यूक्लियर चार्ज प्लस का 12 है। यहाँ भी प्रोटॉन तो 12 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज प्लस का 12, समझ रहे हो ना। प्रोटॉन यहाँ 12 बेटा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यहाँ भी प्रोटॉन 12 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। अब एक बार समझने के लिए बेटा, 12 यूनिट का न्यूक्लियर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कर रहा है, जो लास्ट में 2 का, और 12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कर रहा है, 1 का। यानी अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो 12 जने मिलके 2 को खींच रहे हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ 12 जने मिलके 1 को खींच रहे हैं, 1 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन ताकतवर होगा खींचने में, 12 लोग मिलके 1 को खींचे और 12 लोग मिलके 2 को खींचे, 1 को खींच देंगे ज़्यादा पावर के साथ, 1 को तो खींचना है ना बस। तो क्या बोलेंगे बेटा, कैटायन में 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो रेडियस अपने आप स्मॉल हो जाएगी। समझ आई बात। कैटायन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, इसलिए बच्चों न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि कैटायन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया, पावरफुल हो गया, इसलिए इसकी रेडियस पेरेंट एटम से स्मॉल हो गई। तो दूसरा रीजन हो गया बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज
ऑफ कैटायन, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैटायन इज हायर देन, ज़्यादा होता है किससे, हायर देन पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम। इसलिए क्या बोल देंगे बेटा, सो रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन, ये दूसरा रीजन है बेटा पहले रीजन के अलावा, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कैटायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से क्या होती है बेटा आपकी, स्मॉल होती है। दूसरा क्वेश्चन एनायन के लिए, वाई रेडियस ऑफ एनायन इज, रेडियस ऑफ एनायन इज, एनायन यानी नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन लेकर के गेन करके बनता है, इज लार्जर देन, यहाँ लार्ज आ गया बेटा पेरेंट एटम। क्या बोला मैंने, रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम, ऐसा क्यों है समझते हैं इसको भी एक एग्जांपल लेके बेटा। पेरेंट एटम क्लोरीन ले लिया, 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, न्यूक्लियस से डिस्टेंस मान लिया बेटा रेडियस आर आ गई। एनायन बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया बेटा, 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18, ये न्यूक्लियस मान लिया बेटा, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस हो गई। तो एनायन में बच्चों आप देखो एग्जांपल से, यहाँ भी 3 सेल है पेरेंट एटम की तरह, फिर भी मैं कैसे लिख रहा हूँ कि एनायन की रेडियस पेरेंट एटम से लार्ज है। ध्यान से समझना है बात को, यहाँ एटॉमिक नंबर 17 है तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज कितना लगेगा, 17 यूनिट का ही। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन बेटा यहाँ की तरह ही 17 होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज मान लिया बेटा 17 यूनिट का लगेगा। ये 17 यूनिट का न्यूक्लियर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 7 को। ये कितने को खींच रहा है बेटा, 8 को। तो 17 जने 7 को खींच रहे हैं, 17 जने 8 को खींच रहे हैं, तो 17 जनों की ताकत ज़्यादा कब लगेगी, 7 को खींचने में ज़्यादा लगेगी, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा लगेगा। 8 को खींचने में उनकी ताकत कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। 8 को मतलब 8 जो ज़्यादा है, 17 उतने के उतने हैं। तो यहाँ पे बेटा 7 को बड़ी आसानी से खींच देंगे, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम। जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा, और जैसे न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर होगा यहाँ 8 वाले में, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एनायन में बेटा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे लगने की वजह से, लास्ट वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वीक हो जाता है, इसलिए यहाँ शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, मिलके इसको आगे धक्का दे देंगे, रिपेल कर लेंगे, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी, एनायन की पेरेंट एटम से लार्ज हो जाएगी। इसको लिखते हैं, इन एनायन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या डिक्रीज होगा बेटा, वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्या इंक्रीज हो जाएगा, एंड शील्डिंग इफेक्ट। और न्यूक्लियर चार्ज वीक हुआ तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। क्या कर देगा बेटा, क्या बोल देंगे, दिस इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, दिस इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा किसको, इंक्रीजेज द रेडियस ऑफ कैटायन, इंक्रीजेज द रेडियस ऑफ कैटायन नहीं, रेडियस ऑफ एनायन, एनायन के रेडियस को इंक्रीज कर देगा, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में बेटा, पेरेंट एटम के कंपेयर में। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों। सेकेंड यूनिट के अंदर आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ी थी, ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो कैटायन एनायन एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा बेटा, सबसे स्मॉल रेडियस कैटायन के लिए, उससे लार्ज रेडियस पेरेंट एटम के लिए, और उससे भी लार्ज रेडियस बेटा एनायन के लिए। बोलेंगे ना ऐसे, सबसे स्मॉल रेडियस कैटायन के लिए, रेडियस का ऑर्डर है, उससे लार्ज रेडियस बेटा पेरेंट एटम के लिए, और सबसे लार्ज रेडियस आपका बेटा एनायन के लिए।
तो एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के कुछ सेट लिखता हूँ मैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव और बेटा नियोन है। इन सब के अंदर आपको रेडियस का एटम बताना हो, रेडियस का एटम नहीं, रेडियस का ऑर्डर बताना हो। सबसे स्मॉल रेडियस कैटायन के लिए, कैटायन भी 3 है, 1 2 3। जिस कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा स्मॉल। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे, रेडियस सबसे कम। उससे कम पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम पे, रेडियस उससे लार्ज। उससे कम पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, रेडियस उससे लार्ज। ठीक हो गया यहाँ तक, कैटायन खत्म। कैटायन के बाद पेरेंट एटम जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, नियोन। एनायन, एनायन दो हैं, तो जिस एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रेडियस उतनी लार्ज होगी। एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रेडियस उतनी लार्ज। तो O2 नेगेटिव की रेडियस सबसे लार्ज, F नेगेटिव की रेडियस उससे कम। तो कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज रेडियस उतनी कम, चार्ज कम रेडियस इंक्रीज, चार्ज कम रेडियस इंक्रीज। फिर पेरेंट एटम, ऐसे बच्चों एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज रेडियस उतनी ज़्यादा, रेडियस कम चार्ज कम तो उसका एनायन का रेडियस भी कम। तो यहाँ तक बच्चों आपका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस वाला टॉपिक कंप्लीट।